तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानहानि कानून और सांसदों की अयोग्यता, डिफेमेशन लॉ एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। ये इस टाइम पे बहुत ही न्यूज़ में है क्योंकि राहुल गांधी जी को उनको एमपी की सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या ऐसा होता है, क्या क्लॉजेज हैं और किस तरीके से किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और मानहानि कानून क्या होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एक सांसद यानी कि राहुल गांधी जी के बारे में बात की जा रही है को 2019 के एक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सूरत की अदालत ने एक अन्य राजनीतिक नेता के बारे में अपनी टिप्पणी पर यानी कि वहां पे एक राजनीतिक नेता ने यानी कि पॉलिटिकल लीडर ने इनके खिलाफ एक मानहानि का केस ठोका था और उस पे सूरत की अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। मानहानि से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यानी कि यहाँ पे आईपीसी 499 और आईपीसी की जो धारा है 500 उसके तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें आईपीसी की धारा 499 और 500 कहती क्या है, इसमें क्या मेंशन है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि आईपीसी की धारा 499 इस बारे में विस्तार से बताती है कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है। यानी कि डिफेमेशन जो होता है वो आप अगर वोकल करें यानी कि बोलने के द्वारा करें तो किस तरीके से हो सकता है मानहानि। तो उसमें बताया जा रहा है कि बोले जाने वाले या पढ़ने के इरादे से संकेतों के माध्यम से और दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से, यानी कि या फिर कोई बोल रहा हो उसके द्वारा, या फिर पढ़ने के इरादे से किया गया हो उसके द्वारा, या फिर संकेतों के द्वारा किसी की मानहानि की गई हो उसके द्वारा, या फिर उसके बाद दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से भी इसको माना जाएगा। जो 499 आईपीसी की धारा है उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। उसके बाद बताया जा रहा है इन्हें या तो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने यानी कि किसी के भी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए, डैमेज करने के लिए प्रकाशित किया जा सकता है या उसके बारे में बोला जा सकता है, या इस ज्ञान का कारण से यह विश्वास किया जा सकता है कि लांछन से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। यानी कि इसमें अगर कोई भी व्यक्ति किसी की भी व्यक्ति के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कर सकता है, या फिर इसमें बताया जा रहा है कि उसका ये इरादा रहा हो कि ऐसा करने से उसके प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी। उसके ऊपर जब लांछन लगाया जाएगा यानी कि उसके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा तो उसका जो छवि है वो धूमिल होगा। तो इस तरीके से किसी भी आदमी के द्वारा ऐसा किया जाए तो वो इस श्रेणी में आएगा, यानी कि आर्टिकल जो 499 है उसके अंडर में आएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 500 की जो आईपीसी का है। उसमें बताया जा रहा है कि आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराए गए व्यक्ति के लिए धारा 500 में 2 साल तक की कैद, जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने का प्रावधान है। फाइन भी लगा सकते हैं या फिर विदाउट फाइन भी ये किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे आईपीसी का जो सेक्शन 499 है उसमें क्या मेंशन किया गया है और सेक्शन 500 क्या है उसमें क्या मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीजें डिफेमेशन यानी कि आपके मानहानि से रिलेटेड है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि मानहानि होती क्या है। चलिए, अब मानहानि की बात करें तो मानहानि किसी भी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को संप्रेषित करने का कार्य है जो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है जब उसे एक सामान्य व्यक्ति की आंखों से देखा जाता है। यानी कि अगर कोई ऑर्डिनरी तरीके से देखा जाए तो मानहानि ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को झूठे बयानों में फंसाया जाना, यानी कि अगर फाल्स स्टेटमेंट उसके बारे में देना, गलत तरीके से बताना कि हाँ ये इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने वैसा किया है, ये आदमी ऐसा है वैसा है। तो अगर इस तरीके से कहीं आप बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं पब्लिकली, तो उसमें ये मानहानि समझा जाएगा। और उससे अगर आप ऐसा कोई बयान दे रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। तो ये अपने आप में मानहानि के अंडर में आता है, डिफेमेशन के अंडर में आता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा सीधे से भाषा में कि कोई अगर झूठा बयान दे रहा है किसी भी व्यक्ति के बारे में यानी फाल्स स्टेटमेंट दे रहा है और उससे उस व्यक्ति के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, यानी जो उसका रेपुटेशन है पर्सन का उसको ठेस पहुंच रही है, तो वह मानहानि के अंडर में आएगा। उसके बाद जानबूझकर यानी कि डेलिबरेटली, इंटेंशनली और नोइंगली आप किसी तरीके से जानबूझ के कर रहे हो, एकदम आपका इंटेंशन है, डेलिबरेटली कर रहे हो, एकदम से पूरा मन लगा के कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, और नोइंगली ये जानते हुए भी कि इससे उसके प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, तो इस तरीके से आप कोई बयान दो या फिर झूठे तरीके से या फिर गैर कानूनी तरीके से आप कहीं बयान दो तो उसे मानहानि के अंडर में ही रखा जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति डेलिबरेटली, इंटेंशनली और नोइंगली किसी के रेपुटेशन के प्रति कोई झूठा बयान देता है तो इसको मानहानि के अंडर में रखा जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मानहानि का इतिहास रोमन कानून और जर्मन कानून में खोजा जा सकता है। अपमानजनक मंत्र रोमन में मृत्युदंड थे। अगर बात किया जाए कि रोमन में जो पनिशमेंट थी इसके लिए, अगर कोई अब्यूसिव कोई वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर अब्यूसिव तरीके से कोई मानहानि करते हैं, तो उसके लिए जो रोमन जो कल्चर है वहाँ पे मृत्युदंड दिया जाता था। इसके लिए जो पनिशमेंट थी वो थी मृत्युदंड। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और मानहानि की जो हिस्ट्री है यानी डिफेमेशन की जो हिस्ट्री है वो रोमन लॉ में और आपके जर्मन लॉ में भी मेंशन है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये इसका हिस्ट्री है। अब चलिए बात करते हैं कि भारत में मानहानि कानून क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि आर्टिकल 19 जो संविधान का अनुच्छेद है 19, उसमें अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति आराम से आप अपना विचार व्यक्त कर सकता है, अपना स्वतंत्र है कोई भी विचार व्यक्त करने के लिए। तो इसमें आर्टिकल 19 में ये बताया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हालांकि आर्टिकल 19 के सेकंड ने इस स्वतंत्रता पर कुछ उचित छूट लगाई है, यानी कि यहाँ पे आपका एग्जम्पशन भी है यहाँ पे फ्रीडम को लेके। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपको न्यायालय की अवमानना नहीं करनी है, मानहानि नहीं करनी है और किसी भी अपराध के लिए उकसाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लिए स्वतंत्रता नहीं दी गई है और इसके बजाय सारी चीज़ों के लिए स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें एग्जम्पशंस भी हैं कि आपको स्वतंत्रता तो दी गई है आर्टिकल्स में, यानी संविधान में आपको स्वतंत्रताएं कई सारी दी गई हैं आर्टिकल 19 में, लेकिन उसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं जिसमें न्यायालय की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन यानी कि आपका मानहानि और किसी भी अपराध के लिए उकसाना, अगर आपका इंटेंशन है कि किसी भी अपराध को आप उकसा रहे हैं, ये भी आपको नहीं करना है। इसके लिए स्वतंत्रता नहीं दी गई है भारतीय संविधान में। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं। भारत में मानहानि दीवानी गलती और आपराधिक अपराध दोनों हो सकती है, यानी कि ये दीवानी में भी आता है, दीवानी मामले में भी और आपराधिक मामले में भी ये आता है। यह इस बात पे निर्भर करता है कि वे किस उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं। कि यह जैसे कि अगर मान लीजिए मानहानि कोई करता है तो उसका इंटेंशन क्या है, उस पे ये डिपेंड करेगा कि ये मामला दीवानी है या आपराधिक है। ठीक है? तो ये आपके कार्य पे डिपेंड करता है, आपके उद्देश्य पे डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है मानहानि करने का। उसके बाद बताया जा रहा है कि दीवानी गलत मौद्रिक मुआवजों के साथ एक गलत निवारण को देखता है, जबकि एक आपराधिक कानून एक अपराधी को दंडित करने और दूसरों को जेल की अवधि के साथ ऐसा कार्य ना करने का संदेश भेजने का प्रयास करता है। अगर दीवानी की बात करें तो आपका मौद्रिक मुआवजा यानी कि आपका मॉनेटरी जो कंपनसेशन होता है वो उपलब्ध करवाता है। और अगर आपराधिक कानून की बात करें यानी क्रिमिनल लॉज की बात करें, तो इसमें अपराधी को दंड दिया जाता है, उसमें उसके लिए या फिर जेल का टर्म है या फिर उसमें यह भी बताया गया है कि आगे से ऐसा ना करें। तो अगर आपराधिक कानून होगा तो भी आप समझ जाइए और दीवानी होगा तो भी आप समझ गए होंगे कि इसमें मौद्रिक मुआवजा और आपराधिक में जेल और उसके साथ ही आगे ऐसा ना करने के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसा संदेश दिया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं। एक आपराधिक अपराध में मानहानि को उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन एक नागरिक मानहानि के मुकदमे में संभावनाओं के आधार पर हर्जाना दिया जा सकता है। अब देखते हैं फ्री स्पीच वर्सेस डिफेमेशन लॉ। तो फ्री स्पीच बनाम मानहानि कानून क्या है, इसके बारे में भी समझते हैं। ये सारी चीज़ें साथ में यूज़ की जाती हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको एक साथ समझाया है। यह तर्क दिया जाता है कि मानहानि कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको स्वतंत्रता दी गई है, तो स्वतंत्रता देने के बाद आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, आपको बोलने का अधिकार है आपको। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, तो उसमें मानहानि कैसे आ गया? यानी कि अगर हम कोई अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो उसमें मानहानि जो है, वो आपके संविधान का उल्लंघन करता हुआ देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मानहानि के आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के विरोध में नहीं है। यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है, जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया है, जब ऐसी चीज़ें सामने आने लगी कि जब हमें आप कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमें बोलने की आज़ादी है, उसके बाद अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें आप हमारे ऊपर कानूनी रूप से आप एक्शन ले रहे हो, जेल में भेज रहे हो, तो ये कैसे किस तरीके से ये दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मानहानि के आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य है।
जो मानहानि है वो आपराधिक तौर पे संविधान में भी इसको माना गया है कि ये अपराध है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के विरोध में नहीं है और ये अभिव्यक्ति यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार के विरुद्ध में बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई मानहानि करता है किसी भी व्यक्ति के लिए, वो गलत तरीके से बयान देता है तो जिससे उसकी छवि धूमिल होती है और उससे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये एक अपने आप में ही अपराध है। तो ये आज़ादी नहीं देता है संविधान ऐसे भी किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि मानहानि को एक सार्वजनिक गलत के रूप में माना जाना वैध है और यह भी कि आपराधिक मानहानि मुक्त भाषण पर एक असंगत प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठा की सुरक्षा मौलिक अधिकार होने के साथ-साथ एक मानव अधिकार भी है। तो इसमें सीधी-सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है अपने भाषा में कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के मानहानि को देखा जाए, तो इसमें सार्वजनिक रूप से ऐसा करना गलत है और इसे वैध नहीं माना जाना चाहिए और उसके बाद इसमें ये आपराधिक एक कृति है। न्यायालय ने अन्य देशों के निर्णयों पर भरोसा किया और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठा के आधार की फिर से पुष्टि की है। जो आपका राइट टू लाइफ है, यानी कि आर्टिकल 21 में कई सारी चीज़ें ऐसी मेंशन है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। मतलब कई सारे उसमें एस्पेक्ट कवर होते हैं। तो उसमें इसको भी कवर किया गया कि जो मानव की प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 के तहत रखा जाएगा जीवन जीने के अधिकार में, ठीक है? राइट टू लाइफ में। तो ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद मौलिक अधिकारों के संतुलन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए अदालत ने कहा कि स्वतंत्रता और भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार को इतनी जगह की अनुमति नहीं दी जा सकती कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा जो कि अनुच्छेद 21 का एक घटक है, उस क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं करेगी। यानी कि अदालत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर भाषण या फिर अभिव्यक्ति का अधिकार इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है कि वह किसी भी व्यक्ति के प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाए। उसके बाद पिछले मानहानि का निर्णय क्या था, इसके बारे में देखते हैं। महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद और इनका जो केस है वो 1958 का है। तो इसमें बताया जा रहा है कि वादी को उर्दू में लिखा पत्र भेजा गया था, इसलिए उन्हें इसे पढ़ने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। यह माना गया था कि चूंकि प्रतिवादी जानता था कि वादी उर्दू नहीं जानता है और उसे सहायता की आवश्यकता है, इसलिए प्रतिवादी का कार्य मानहानि के समान है। और उसके बाद राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी 2006 का केस है, जिसमें दिल्ली के उच्च न्यायालय ने डॉक्टर स्वामी को यह कहकर राम जेठमलानी को बदनाम करने के लिए दोषी ठहराया कि राजीव गांधी की हत्या के मामले में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री को बचाने के लिए उन्होंने एक प्रतिबंधित संगठन से धन प्राप्त किया था। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें राजीव गांधी जी का भी नाम है। तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी केस 2006। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि कंटिन्यू पूछा जा रहा है और अभी रिसेंट का भी ये केस है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसको आप स्टार बना लीजिए। इसमें बताया जा रहा है श्रेया सिंगल वर्सेस भारत संघ, यानी श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये 2015 का केस है। यह इंटरनेट मानहानि के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए यानी 66 ए को असंवैधानिक ठहराया, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए दंड देती है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, इसकी धारा को जो 66 ए है उसको इनवैलिड ठहराया था। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर एक विधायक या सांसद को दोषी ठहराया जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में चलिए अब अच्छे तरीके से समझते हैं। कोई भी किसी भी एमपी को यानी कि किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर उसका दोष सिद्ध हो जाए, यदि जिस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया है वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 में सूचीबद्ध है, यानी कि उसमें मेंशन है, तो उसे वहां से सांसद के पद से उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि उसे 19 जो आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951 का, उसमें मेंशन रहना चाहिए। इस एक्ट में धारा 153 ए धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध और सद्भाव बनाने रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना, या फिर धारा 171 ई रिश्वतखोरी का अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। इसमें ये सारे अपराध शामिल हैं।
कि अगर ये सारी चीज़ें इसी के अंडर में आए, यानी कि कोई ऐसा किया हो, तो उस सांसद को वहाँ से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। या धारा 171F किसी चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध और कुछ अन्य, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि अगर कोई भी सांसद यानी कोई भी एमपी अगर ऐसा करता है, ये सारी चीज़ें जो मेंशन है उसके उस तरीके से कोई भी अपराध करता है, तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और इसी के आगे बताया जा रहा है, आरपीए की धारा 83 में कहा गया है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 83 में कहा गया है कि दोषी ठहराए जाने और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने पर सांसद को अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगर किसी भी सांसद को 2 साल का कारावास दे दिया जाता है, यानी कि जेल अगर चला जाता है, इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है सांसद पद से। तो ये आप याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 83 में ये मेंशन है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। हालांकि धारा में यह भी कहा गया है कि दोष सिद्ध की तारीख से अयोग्यता केवल 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होती है। तो ये याद रखिए कि आपसे ये टाइम पीरियड जरूर पूछाता है। तो जब भी कोई भी दोष सिद्ध हो जाता है, उसकी तारीख से अयोग्यता 3 महीने बीत जाने के बाद ही प्रभावी होगी, ऐसा उसमें मेंशन किया गया है। उस अवधि के भीतर दोषी सांसद उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। अब चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। मानहानि जानबूझ किए गए कार्य को भी कारावास से दंडित किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति को द्वेषपूर्ण इरादे से बदनाम करने पर रोक लगाता है। मानहानि कानून भी संवैधानिक है और मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है। तो कुल मिला के मानहानि जो आपका है, डिफेमेशन है, ये संवैधानिक भी है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये संवैधानिक है या नहीं है, तो आप बताइएगा कि ये संवैधानिक है। ये कानून के साथ साथ ये संवैधानिक भी है, इसको आप बताइएगा, क्योंकि ये आर्टिकल आपके 21 में बताया गया है, प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता जो है आपका, प्रतिष्ठा का अधिकार। तो ये चीज़ें दी गई हैं आपके आर्टिकल 21 में, संविधान में। तो ये आपका एक संवैधानिक प्रावधान है। हालांकि यदि किए गए कार्य प्रदान किए गए अपवादों के अंतर्गत आते हैं, यह मानहानि नहीं है। आज़ादी के 71 वर्षों में मानहानि के कई मामले हुए हैं और अदालत ने प्रत्येक मामलों की अत्यंत सावधानी से व्याख्या की है और वे मिसाल के तौर पर काम करते हैं। आज़ादी के 71 वर्षों में जो मानहानि के केसेस पे जो अपना डिसीजन सुनाया है अदालत ने, उसमें जो भी चीज़ें हैं उसने बहुत ही ध्यानपूर्वक उसने निर्णय लिया है और उसी को एक मिसाल के तौर पर, उसी को साक्ष्य के तौर पर लिया जाता है। और जैसे कि केसेस का रेफरेंस लेके वहाँ पे डिसीजन सुनाए जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डिसीजन लिया गया था, उसी को एक बेस के तौर पे आप डिसीजन में यूज़ कर सकते हैं और उसमें डिसीजन लेने में हेल्प ले सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं और उनसे हेल्प ली जा सकती है इन सारे मामलों को सॉल्व करने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो राहुल गांधी जी हैं, उनका जो सांसद की सदस्यता है, उसको खत्म करने का डिसीजन बताया गया है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई भी सांसद कोई मानहानि करता है किसी भी व्यक्ति की, तो उस पे किस तरीके से अयोग्य उसको घोषित किया जा सकता है और उसकी सांसद की सदस्यता खत्म की जा सकती है या उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी थी, तो उसको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया और जो भी सेक्शंस उससे रिलेटेड थे, आईपीसी की जो धाराएँ थीं, उनको भी मैंने समझाया अच्छे तरीके से। और क्या और किस तरीके से कोई भी सांसद हाई कोर्ट में जा सकता है और उसके खिलाफ अपना भी अपील कर सकता है, ये सारी भी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। और यह एक संवैधानिक अधिकार है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसा करना मानहानि समझा जाएगा और यह संवैधानिक है, तो इसको भी ध्यान में लोगों को रखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आपने अभी तक ना किया हो तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।